हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम नगरी पे स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले शेखावटी मिशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको निकाल के बताऊंगा, उसी में से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनने वाला है। तो केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, पूरी शेखावटी मिशन की अपन बात नहीं करने वाले हैं। देखो, जैसे पहला पार्ट आ गया अपना, पहला पार्ट जो है आपका 6 नंबर का है। तो देखो इसमें से क्या बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो देखो, इसमें से आपका एक वस्तुनिष्ठ भी बनेगा, यानी एक छोटा प्रश्न बनेगा। तो ये जितने एपिसोड हैं आप देख लेना, इसमें से बन जाओ तो अच्छा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपको सारी जो अभिक्रियाएं है ना, कौन सी, देखो संयोजन अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, ऊष्माक्षेषी होगी। एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसमें जैसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें आपकी कौन सी इक्वेशन है। जैसे देखो सवाल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला, ये देख लो। जैसे ये सवाल है 2017 में भी आया था, 2022 में भी आया था। इस तरह की कोई भी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। फिर पूछा जाएगा आपको कि इसमें कौन सी इक्वेशन है। तो देखो इसमें तो 2 MgO के साथ मिल रहा है, यानी संयोजन हो रहा, कॉम्बिनेशन हो रहा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया आपके सामने। तो इसी तरह का सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा मिलेगा कोई भी, तो वो तो आप आसानी से कर लोगे। संक्षारण रिलेटेड हो गया, विकृत गंधिता से संबंधित हो गया आपका, तो वो आसानी से कर लोगे। या फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता था? AgBr, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसा बनेगा। दूसरे छोटे प्रश्नों की मैं बात कर लूँ तो देखो, वायु में रिबन, ये 10वां क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम वायु के साथ क्रिया करने पर अक्रिय ऑक्साइड की परत जम जाती है, इस कारण इसे रेगमाल से साफ किया जाता है। क्लियर? आगे आ जाओ। और देखो 2 नंबर में जो सवाल बनेगा वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। या तो आपको संयोजन अभिक्रिया हो गया, या आपका वियोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है, या आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया, या आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, या आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। इन सब की परिभाषा बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं। संयोजन में क्या होता है भाई, दो अगर अभिकर्मक मिलकर जो उत्पाद बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उत्पाद जो एकल अभिकर्मकों में टूट जाता है वियोजन अभिक्रिया होती है। विस्थापन में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ विस्थापित हो जाता है। और अब रेडॉक्स में क्या होता है, रेडॉक्स में अपचयन और उपचयन की प्रक्रिया साथ चलती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत आसान है, आसानी से आप याद कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बिल्कुल विश्वास कर सकते हो, काफ़ी सवाल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, या SST वाला मामला नहीं, साइंस का मामला अलग है, SST का मामला अलग। मैं सिर्फ सवाल बताऊंगा ना, क्योंकि वही सवाल मैंने किताब में भी देखे, किताब के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। पूरा किताब से छपेगा तो पूरा किताब के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। उष्मा से फिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, इसके अलावा देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करके जाना, ये CaCO3 सर। तो ये जो होता है, ये आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर का सूत्र होता है। किसका होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaCO3। ठीक है, नीचे आ भी गया आपका, देख लो। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया समझा देना आप। और एक आपको ये याद करना, देखो AgBr, ये लिखा हुआ ना आपका AgBr, यानी फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यानी सफ़ेद, पहले अपन ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो खिंचवाते थे ना, वो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? देखो, ऐसी रासायनिक द्विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, द्विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? अब आगे आ जाओ। देखो, संयोजन वियोजन हो गया आपका। अपचयन और उपचयन जरूर देख लेना भाई साहब। अपचयन उपचयन आपका एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो, जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो तो कहलाती है उपचयन अभिक्रिया, और जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की कमी होती है वो कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। समझ में आ गया? उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, जबकि अपचयन में, ठीक है, ऑक्सीजन की जो कमी होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया, यानी इन्हीं को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। बनेगा सवाल, उपचयन अपचयन दोनों पढ़ लेना। पूरा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बुक बता रहा हूँ, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लेना, आप पूरा पेपर बनेगा। बस आपको क्लास को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज आपका आखिरी दिन है, आज आपको पूरा मन लगा के पढ़ना, जितना पढ़ सकते हो दबा के पढ़ना, क्योंकि आज आखिरी दिन है। साइंस टू द पॉइंट पूछा जाता है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, सीधा लिखना होता है, फालतू की कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया आगे देखो, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभी एक अभिकारक तो उपचेत हो जाता है, दूसरा अभिकारक आपका अपचेत हो जाता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है।
दूसरा, अगर ये परिभाषा नहीं लिख सकते तो अपचयन उपचयन की परिभाषा लिख देना, या वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन की प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी प्रकार आप लिख सकते हो। द्विविस्थापन में क्या होता है देखो, यानी दो अणु आपस में हट जाता है, ठीक है। अब बी ए तो आ गया SO4 के साथ और NH चला गया Cl के साथ, यानी दो द्विविस्थापन हो गया, दो तत्व एक दूसरे के आयनों का आदान प्रदान कर रहा है ना, इसे कहते हैं द्विविस्थापन। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो संक्षारण देख लेना आप। संक्षारण वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब कोई भी धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, यानी उस पर जंग लग जाता है। समझ में आया ना आप? जैसे यार मान लो कि बरसात के अंदर आपका कोई लोहा पड़ा हो, नमी के संपर्क में आया, आर्द्रता के संपर्क में आएगा तो संक्षारित हो गई। जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। और लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, इसीलिए लोहे को हम पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, लोहा संक्षारित नहीं होता है। पूछा जा सकता है संक्षारण से बचाने के 2 उपाय बताइए, ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एक तो लोहे को वस्तु से हम पेंट कर देते, क्या कर देते भाई, पेंट कर देते जिससे कि संक्षारित से उसको बचाया जा सके। और दूसरा, उसको आर्द्रता या नमी वाले स्थान से दूर रखा जाए, ठीक है, पानी से, तो भी जंग नहीं लगेगा। इसके अलावा विकृत गंधिता, ये भी इंपॉर्टेंट आपका देख लेना। इसमें क्या होता है, जो वसायुक्त तो तेल की जो खाद्य सामग्री होती है ना, उसको लंबे समय तक अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका टेस्ट भी नहीं बदले, गंध भी नहीं बदले, जैसा पैक करा था वैसा का वैसा ही उस समय जैसा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रत्यऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, तो प्रत्यऑक्सीकारक मिला दिए जाते हैं जिससे कि जैसे वो आती है ना आपकी चिप्स की थैलियाँ, कुरकुरों की थैलियाँ, इसमें प्रत्यऑक्सीकारक मिलाए जाए जिससे वो हवा भरी हुई रहती है, उसमें जो चिप्स होती है ना एक दूसरे के चिपकती नहीं है, ठीक है, और उपचयन होने से वो रोक लेता है। प्रत्यऑक्सीकारक इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। और चिप्स की थैलियों में N2 जैसी अक्रिय गैस प्रयुक्त करता है जिससे कि चिप्स का उपचयन नहीं, यानी उसमें N2 यानी नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है। कौन सी गैस मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, ठीक है। ये भी देख लेना, बस ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे आ जाओ। दूसरे चैप्टर में 100% जो मैं बताऊंगा ना वही आएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, विश्वास करिए। बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको निकाल के बताऊंगा, ठीक है। शेखावटी मिशन से भी बताऊंगा, पर्सन बैंक से भी बताऊंगा, जो बचा रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। देखो, इस पार्ट में सबसे पहले तो आपको पीएच मान याद करके जाना, पीएच मान पक्का पूछेगा। दूसरा आपका विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बैंकिंग सोडा, नमक NaCl वाला, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। नहीं आवे ना सवाल तो मैं यही बैठा हूँ, आप आके बता देना, सारे सवाल बनेंगे, इतने इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ। आप क्लास को ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगा। क्लास को शेयर भी करना, सारी मेहनत आपके लिए है। देखो, सबसे पहले इसमें से आपका जो ये 7 नंबर का पार्ट है, कितना, इसमें से एक तो आपका एबिसिड है, एक खालिस्तान है, एक अतिलघुरात्मक, एक निम्नात्मक प्रश्न आएगा। तो देखो, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसका, एंटासिड। और एक एंटासिड मैं आपको बता देता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मान कितना होता है, 10 होता है, वो भी एंटीसिड की श्रेणी में आता है। रक्त का पीएच कितना होता है, तो रक्त का पीएच 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4, जबकि वाटर का पीएच पूछ ले तो 7 होता है, ठीक है, पानी का। आगे आ जाओ, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, तो उसका पीएच मान, जो लाल को नीला करता है ना, उसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है स्केल में। भाई पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है, आपको याद रखना। जिसका मान, जो लाल को नीला कर रहा ना, देखना ध्यान से, लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका जो पीएच मान होगा ना वो 7 से ऊपर होगा, 7 से और 14 के बीच में होगा। और जो नीला को लाल कर देता है वो 0 से 7 के मध्य होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे आ जाओ, निम्न में से प्राकृतिक सूचक, एक लिटमस पेपर आपका, ठीक है। इसके अलावा खालिस्तान भी देख लो। हाँ, संतरा में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, सिट्रिक अम्ल है। संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल होता है, और मैं बात कर लेता हूँ, इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखना है। और नींबू में भी आपका सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। यहाँ से 1 नंबर में सवाल जरूर बनेगा। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो 7 होता है। याद रखना, अशुद्ध जल पूछ ले या शुद्ध जल पूछ ले, इसका पीएच जो होता है 7 होता है, ये उदासीन होता है 7 पे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, 7 पे जो भी विलयन का मान होगा वो उदासीन होगा, 7 से नीचे आ जाएगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ऊपर चला जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है। अब देखो, मैं और इम्पोर्टेंट बात कर लेता हूँ जो एग्जाम में बनने लायक हो, तो बिल्कुल आपको याद रखना। हाँ,
डैश की पदार्थ के क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनता है। तो ये याद रखना, विरंजक चूर्ण बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो क्या होती है, एक तो बुझा हुआ चूना की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। किसकी भी बुझा हुआ चूने का जो सूत्र होता है वो ये होता है, CaOH का ट्वाइस प्लस फिर Cl2 की अभिक्रिया करा के आपका CaOCl2 आपका प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी विरंजक चूर्ण जो प्राप्त किया जाता है, शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन की क्रिया करा के विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला भी याद करके जाना, शायद 1 नंबर में या रिक्त स्थान में या 2 नंबर में पक्का पूछेगा। इनकी यूजेज भी पूछ सकता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। नमक लवण का उपयोग करते हैं, भोजन में करते हैं, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। नमक जो होता है NaCl, अपना जो घर का नमक होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, आपको मैंने बता ही दिया। लिटमस नामक प्राकृतिक सूचक किस पौधे से प्राप्त होता है, तो मैंने बताया था लाइकेन, थेलोफाइटा वर्ग का जो आपका लाइकेन पौधा होता है वहां से प्राप्त होता है। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण आपको बताना, वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। ठीक है, ये 3 जो है गंधीय सूचक में आते हैं। और पिछली बार गंधीय सूचक की परिभाषा भी पूछ ली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं नहीं जाने वाला सवाल, आप जुड़ के रहिए, मजा आ जाएगा आपको। धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय। ठीक है, और अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय होते हैं। जठर रस का पीएच कितना होता है, 1.2 होता है। नींबू के रस का पीएच पूछ ले, 2.2 होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। ठीक है, आगे आ जाओ। मानव के शरीर का सामान्य प्रास पीएच प्रास किस मध्य होता है, तो बिल्कुल 7 से 7.8 के मध्य होता है। एक एंटासिड का नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जानते हैं ना आप, गैस को खत्म करने की। इनो। प्रमुख प्राकृतिक सूचकों के नाम, इसमें से कोई भी 2 याद कर लेना आप, जैसे एक हल्दी याद कर लेना, एक लाल पत्ता गोभी या लिटमस पत्र। फिर आगे आ जाओ। मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, मेथनोइक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, CaSO4.2H2। ठीक है, यानी इसको, इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। बिल्कुल याद करके जाना POP का फॉर्मूला। दूसरा देखो, जिप्सम का फॉर्मूला भी आपको याद करके जाना। जिप्सम से आपका POP बनता है, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो CuSO4 2H2 होता है। CuSO4 2H2 जिप्सम। या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ लेगा या जिप्सम का पूछ लेगा, आपको बिल्कुल याद करना। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, और पानी का जो आपका 1.5 अणु जो बाहर निकल जाता है। ठीक है, POP का उपयोग सजावटी सामान बनाने में, हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, कभी आपने देखा था हड्डी के, हाथ की हड्डी टूट जाती है तो गले में वो पट्टी लगा के हाथ को स्थिर कर दिया जाता है, और वो जो पट्टा होता है उस पर जो लेप होता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। 2 संश्लेषित सूचक, मैथिल ऑरेंज हो गया, फिनोक्सिलिन हो गया। ठीक है, बैंकिंग पाउडर किसे कहते हैं, तो बैंकिंग पाउडर किसे कहते हैं भाई, बैंकिंग खाने का सोडा जो टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को बैंकिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, इसका उपयोग भी बताने वाला हूं मैं, NaHCO3। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है। अगर कोई पीने का पानी में जीवाणु है तो उसमें विरंजक चूर्ण मिला दो, वो शुद्ध हो जाएगा आपका। कोई 2 परबल अम्ल आपके सामने और परबल सार भी आपके सामने, बिल्कुल याद करके जाना। देखो यहाँ से बनेगा आपका सवाल। एक तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछेगा, विरंजक चूर्ण का CaOCl2, बैंकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3 10H2, और जिप्सम का CuSO4 2H2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को CuSO4n.12H2। ठीक है, और ये अमल पूछेगा भाई साहब, देख लो सारे अमल आपके सामने। सिरका में जो होता है ना आपका, सिरका में होता है आपका एसिटिक अमल होता है, और इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दही या दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। इसके बाद आ जाओ कौन सा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, 2023 में बना था, वापस बनेगा। पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, देखो दही व खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं, जो पीतल और तांबे के बर्तनों में क्षारीय प्रकृति के होने के कारण अम्ल के साथ अभिक्रिया करके विषैले बन जाता है। इसलिए याद रखना चाहिए आपको, दही और खट्टे जो पदार्थ होते हैं उन्हें तांबे और पीतल के बर्तन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र पे रंग को क्यों नहीं बदलती है, देख लेना, अच्छा सवाल है। तन्नुकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे। आगे आ जाओ। क्रिस्टलन का जल, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल क्या होता है, लवण में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के जो निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है ना, उसको कहते हैं क्रिस्टलन का जल। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जैसे क्रिस्टलन का जल क्लियर कर देता हूं मैं,
जैसे ये फॉर्मूला आपका, ठीक है, CuSO4 5H2O, तो देखो पानी के साथ कितना 5 लिखा हुआ है, ये अणु हो गया। और इसके बाद देखो नीचे ही आपका धोने का सोडा का फॉर्मूला दिया, Na2CO 10 इसके अंदर अणु हो गया क्रिस्टलन का जल। फिर ये जिप्सम वाला आ गया CuSO4 2H2O, तो 2 इसमें आपके क्या हो गया, क्रिस्टलन जल के अणु हो गए। ये ताज़ा दूध वाला देख लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। विरंजक चूर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस, बनाने की विधि सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। बैंकिंग सोडा मैंने बता दिया ना, विरंजक चूर्ण, बैंकिंग सोडा, धोने का सोडा, और इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो किसकी, धावन सोडे की। यहाँ से सवाल पक्का बनेगा, इनके दो दो उपयोग, इनकी बनने की विधि और इनका सूत्र ज़रूर याद करके जाना। अब आगे आ जाओ, पीएच स्केल के बारे में देख लेना। पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल का निर्माण कैसा हुआ और ये क्या काम करते थे। किसी भी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है उसे ज्ञात किया जाता है। पी यानी पुषांश होता है, जर्मन शब्द, इसका अर्थ होता है शक्ति, और इसका मान 0 से 14 तक होता है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको। ये सारणी देख लेना, इसमें सब कुछ बताया हुआ। अम्ल क्षार के अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है। पीएच के कोई 2 महत्व बताइए, पूछा जा सकता है। पीएच के 2 महत्व क्या होता है भाई, हमारे शरीर 7 से 7.8 पीएच प्रास के मध्य कार्य करता है। वर्षा जल का पीएच का मान 5.6 से कम होता है। हाँ, अम्लीय वर्षा जरूर याद करके जाना, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है ना वो 5.6 से कम होता है। दूसरे ये सारे अमल बता दिए मैंने, किस में कौन सा होता है तो याद कर लेना। गंधीय सूचक इंपॉर्टेंट है भाई, पिछली बार भी बना था, बड़ा सवाल बनेगा। बड़े सवालों में देखो, एक तो आपका 1 नंबर का सवाल, दूसरा 3 नंबर का सवाल होगा आपके सामने, तो आपको याद करके जाना। दूसरा, हमारे दांतों का क्षय क्यों हो जाता है, नहीं दांत क्यों गलने लग जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, धातु अधातु, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का पार्ट है। ये 2023 में बना था, अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम, AlFeZn, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेरस और Zn और Al, ठीक है। और अगर आपको घटता हुआ क्रम पूछ ले तो आपको करना सबसे पहले Mg, ठीक है। Mg के बाद आपको करना क्या, Al, Al के बाद करना आपको क्या, Zn, ठीक है। ये घटता हुआ क्रम है, जबकि बढ़ता हुआ क्रम पूछा था, उल्टा पूछ ले तो आपको याद रखना, क्लियर। दूसरा आ जाओ, और मैं एबेसिड आप देख लेना, सारे देख लेना, एबेसिड कोई बड़ी बात नहीं है। कार्बन का कौन सा प्रमुख विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है। कौन सा होता है, ग्रेफाइट। चाकू से नहीं काटा जा सकता, बड़ा अच्छा, देखो लिथियम को काटा जा सकता है, पोटेशियम, सोडियम, ये 3 धातु बहुत मुलायम होती है। जैसे आपका, आपने देखा हो घर में कभी पनीर लाए, पनीर कट जाता है, उसी तरह ये धातु भी कट जाती है। जिंक को नहीं काटा जा सकता, ठीक है। इसके अलावा मैं और आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, आगे आ जाओ। खालिस्तान आप सभी देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो, शुद्ध रूप से धातु की सतह जो चमकदार होती है, इसके गुण को धात्विक चमक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक तन्य धातु आपका सोना होता है। 1 ग्राम सोने को अपन 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। पीवीसी का पूरा नाम क्या था, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। जो अपने घरों में जो विद्युत के जो तार आते हैं ना लाइट के, वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड से बने हुए होते हैं। अब देखो 2 सवाल आपको बताता हूँ जहाँ से सवाल बनेगा। ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है उसे ब्रोमीन कहते हैं। और ऐसी, ये तो अधातु होगी, और अब धातु बताऊं तो कौन सी धातु आपकी मरकरी है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। वापस से बता रहा हूँ, शेखावटी मिशन को रट लेना, आपकी बार तो पूरा शेखावटी मिशन से बनेगा। एसएसटी में थोड़ा बहुत नहीं बना तो उसमें आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे किताबों का निचोड़ दिया हुआ है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सवाल देखने को मिलेंगे। जो पढ़ लेगा वो फायदे में रहेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नुकसान में रहेगा। गैंग किसे कहते हैं, जो रेत में जो अशुद्धियाँ होती है ना, जब खनिजों को निकालते हैं उसे गैंग कहा जाता है। और ऐसी अधातु जो चमकीली होती है, वैसे धातुएं जो चमकीली नहीं होती, अधातु जो होती है ना वो खुरदरी होती है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए चमकीला होता है। आगे जंग लगना किसे कहते हैं भाई, लंबे समय तक वायु और आर्द्रता के संपर्क में आ जाते हैं तो लोहे पर भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है उसे जंग लगना कहते हैं। आगे आ जाओ, ये सारा याद कर लेना। देखो, लोहे में क्रोमियम और निकल मिलाकर स्टेनलेस इस्पात बनाया जाता है। तो एक मिश्र धातु होगी, क्या मिलाने पर बन रहा, लोहा, क्रोमियम और निकल। आगे आ जाओ, HNO3 नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, प्रबल आक्सीकारक होता है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ, तो पीतल किससे बनता है, एक तो तांबा और जस्ता। पीतल किससे बनता, तांबा और जस्ता से बनता। पारद मरकरी से बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं, ठीक है। हथेली पे पिघलने वाली धातुओं का नाम तो गैलियम और सीजियम। हथेली पे रखोगे, वापस हथेली खोलोगे, पिघल जाएगी। तन्यता बता ही दिया मैंने, धातु के पतले तार को खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। वर्धन निस्तापन याद करके जाना, धातु अधातु में अंतर भी याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ तो
कमरे पे ताप पर कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है? देखो ऊपर अधातु पूछा, अब यह धातु पूछ लिया तो मरकरी जैसे मैंने वही बता दिया था आपको, ठीक है। आघात वर्ध्यता, कोई भी धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है उसे आघात वर्ध्यता कहते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक सिल्वर और कॉपर। और कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है? लेड और मरकरी। स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? ठीक है, धातुएं कठोर सतह के टकराने से आवाज उत्पन्न होती है, ऐसी ही धावनिक सोनोरस कहलाती है। इसी गुणधर्म के कारण घंटियां धातु की बनाई जाती है। ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, मरकरी। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो पूरी प्रकृति के अंदर जो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर तत्व पाया जाता है वो हीरा होता है, ठीक है। हीरा पे आप कितनी बड़ी चीज डाल दो टूटेगा नहीं, ओरिजिनल हीरा। एल्यूमिनियम का आईएस होता है बॉक्साइट, याद करके जाना, Al2O3.2H2। उन धातुओं के नाम बताइए जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं। एक तो आपका कॉपर हो गया, एक चांदी हो गया, एक सोना हो गया, ठीक है। तांबा, सोना, चांदी। इससे खनिज किसे कहते हैं? जो भूमि के अंदर प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाए जाते हैं, यौगिक के। और अयस्क क्या होता है? अयस्क कुछ स्थानों पर खनिज को कोई विशेष धातु यानी काफी मात्रा में होती है, उसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। आगे आ जाओ, सक्रियता श्रेणी याद करके जाना, इंपॉर्टेंट है। उपेधर्मी ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, पोटेशियम और सोडियम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद करके जाना है। क्योंकि ये जैसे ही इनको आप खुले स्थान पर रख लिया, हवा के संपर्क में आ गया तो आग पकड़ लेता है, इसीलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। एनोडीकरण पढ़ के जाना। विद्युत अपघटनी परस्करण ये विधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक्वारेजिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है ये। एक्वारेजिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्वारेजिया के अंदर क्या, सोने को, प्लेटिनियम और सोने को पिघलाने का ये काम करता है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, देखो। इसमें ये अनुपात याद करके जाना। एक तो आप 3:1, सर ये क्या, तो ये है ना, 3 अनुपात में तो आपका HCl मिलाया जाता है, 1 अनुपात में आपका HNO3, दोनों का मिश्रण होता है। मिश्रण होने के बाद फिर एक्वारेजिया एक प्रबल संक्षारक हो जाता है, जैसे गोल्ड प्लेटिनियम धातु को गलाने में ये समर्थ होता है, ठीक है। और एक्वारेजिया जो बनता है, एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक नाइट्रिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक 3 का अनुपात में मिलाया जाता है, जबकि आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में मिलाया जाता है। आगे आ जाओ, और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है? जैसे मैंने बताया था ना आपको, पेंट करके बचाया जा सकता है, तेल लगाकर बचाया जा सकता है, ग्रीस लगाकर बचाया जा सकता है, यदस लेपन से बचाया जा सकता है, एनोडीकरण से बचाया जा सकता है, क्रोमियम के लेपन से बचाया जा सकता है। यदस लेपन की परिभाषा याद कर लेना। ये देखो यहाँ से सवाल बनेगा आपका। पीतल किससे बनता है? तांबा जस्ता के मिश्रण से बनता है। ये सारी मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है, तांबा जस्ता से बनती है, कांसा तांबा टिन से बनता है, सोल्डर सीसा टिन से बनता है, ठीक है। अब आभूषण में आ जाओ। देखो सोना, सोना जो होता है सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। ये काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने में उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। और भारत में अधिकांश आभूषण में 22 कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 भाग चांदी या तांबा मिलाया जाता है। चांदी कोई नहीं मिलाता, सब तांबे मिलाते हैं अपना सोना, ठीक है। इसलिए तांबा थोड़ा महंगा है। अब आगे आ जाओ, ये देख लेना आप। अब चौथा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। चौथा पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का पार्ट है, बिल्कुल रट के जाना। एवोसिडे भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एल्केन, एल्किन, एल्काइन याद करके जाना, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन कितनी होती है? तो आप सभी को पता है कितनी होती है, 0.03%। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आपकी 4% होती है। अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आप सभी को पता है हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ये सारा ऑब्जेक्टिव आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ से बन सकते हैं। और ये वाला जरूर देख के जाना वैसा को, यौगिक का जो प्रक्रियात्मक समूह है ना, ये जरूर देख के जाना। मोस्ट IMP में बता रहा हूँ, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। आगे आ जाओ। अब हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? देखो हीरे में कार्बन के जो प्रत्येक परमाणु होते हैं ना, कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होते हैं और ये त्रिआयामी संरचना बनती है। इसी कारण कार्बन के परमाणु के पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसमें विद्युत यानी करंट आता नहीं है, ठीक है। मेथेन की संरचना देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये संरचना देख के जाना, आपको हूबहू मिलेगी एग्जाम में। एथीन की संरचना देख लेना, मोस्ट है। आगे आ जाओ, तो मार्स गैस की संरचना, और मार्स गैस, मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। मोस्ट IMP इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है, यानी कार्बन के अणु के साथ 4 हाइड्रोजन। आगे आ जाओ, एल्काइन श्रेणी का सूत्र और एल्केन का, एल्किन का सब याद कर लेना। सहसंयोजी भी आपका इंपॉर्टेंट है। कार्बन परमाणु की 2 विशेषता याद कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ तो देख लो आप,
साबुन क्या होता है देख लेना एक बार। एसिटिक अम्ल की संरचना। सीएनजी और एलपीजी दोनों का नाम पूरा याद करके जाना। संतृप्त और असंतृप्त दोनों यौगिक क्या होते हैं बिल्कुल पढ़ लेना, मोस्ट आईएमपी है। आगे आ जाओ। ऑक्सीकारक और कोई भी दो ऑक्सीकारकों के नाम। एक तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा, दूसरा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो एल्किन, ये देखो ये मोस्ट आईएमपी है भाई साहब। इन तीनों में से सूत्र पक्का पूछा जा सकता, जरूर याद करके जाना। मोस्ट आई एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अब आगे आ जाओ। अमोनिया की संरचना जरूर पढ़ लेना, NH3 है ना, अमोनिया। आईयूपीएसी का पूरा नाम देख लेना। और साबुन की क्रियाविधि और मिसेल बड़े में बनेगा भाई साहब, याद करके जाना पक्का। ठीक है, पहले बन भी चुका है वैसे 2023 में, वापस से चांसेस अच्छे से देख के जाना आप। आईयूपीएसी नाम पढ़ लेना ये वाले। ठीक है, और इसके अलावा तो मैं आपको बताऊँ एल्कोहल से होने वाली हानियाँ देख लेना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुन और अपमार्जक में अंतर देख लेना। ठीक है, एस्ट्रीकरण किसे कहते हैं ये देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है, ये भी आपका 8 नंबर का पार्ट है। सबसे बड़ी बात, जैव प्रक्रम जो है 8 नंबर का, रियाज से आपके 8 नंबर के सवाल बनेंगे। एक खालिस्तान, एक आपका एबेसेदे, एक आपका लघुरात्मक, एक आपका निम्नात्मक। ठीक है, तो ये जितने भी एपिसोड है सब याद करने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि देखो कोई सा भी बन सकता है इसमें। पित्त रस स्त्रावित होता है तो यकृत में स्त्रावित होता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनता है, बिल्कुल प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु ये रक्त का थक्का बनाता है। भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है ना वो कहाँ होता था आप सभी को पता है, शुद्ध आंत में होता है भाई। ठीक है, शुद्ध आंत यानी छोटी आंत के अंदर। ठीक है, अब आगे आ जाओ। रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है, द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है आपके, जो कि भोजन का पाचन करती है ना। आगे आ जाओ, सारा इंपॉर्टेंट है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो वसा का जो पाचन करता है ना वो लाइपेज करता है। ठीक है, और लार में जो पाया जाता है वो एमाइलेज पाया जाता है। कौन सा, एमाइलेज। आगे खालिस्तान, लार में एक एंजाइम होता है एमिलेज। मछली के हृदय कितने कोष्ठ होते हैं, 2। मानव हृदय कितने कोष्ठ होते हैं, 4। ठीक है, एटीपी के विखंडन से कितनी ऊर्जा मोचित होती है, तो 30.5 किलो जूल मोल प्रति मोल है ना। आगे आ जाओ। रक्त को मापने वाला यंत्र कौन सा, स्पाइगमोमैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। आरबीसी का रंग में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है भाई, हीमोग्लोबिन होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ पढ़ के जाना, यही से आपका सवाल बनेगा। जाइलम और फ्लोएम जरूर पढ़ लेना, इसमें से सवाल बनेगा आपका जाइलम और फ्लोएम से। दूसरा देखो, बड़े क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं तो आगे आ जाओ। पाचन तंत्र के विभिन्न अंग, पाचन तंत्र का चित्र भी रट लेना और विभिन्न अंगों के बारे में भी रट लेना। ठीक है, मानव के आमाशय पाचन तंत्र आएगा आपका। वायव्य अवायव्य श्वसन में अंतर जरूर पूछा जाएगा भाई, क्या रट के जाना। आगे आ जाओ। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मानव के रक्त का दोहरा परिसंचरण बड़ों में बनेगा भाई साहब, इसका चित्र भी इंपॉर्टेंट है, सवाल भी इंपॉर्टेंट है। धमनी शिरा में क्या अंतर होता है, दोनों याद करके जाना। देखो धमनी शिरा में क्या अंतर होता है, रुधिर को अंगों से हृदय तक तो लाती है शिरा, और हृदय से अंगों तक जो लाती है वो धमनी लाती है। ठीक है, शिरा का रक्तदाब कम होता है, धमनी का रक्तदाब उच्च होता है। शिरा में वोल्व पाए जाते हैं, धमनी में वोल्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, शिरा में दीवार, शिरा की जो दीवार होती है वो पतली होती है, धमनी की दीवार मोटी होती है। ठीक है, ये अंतर जरूर याद कर लेना, मोस्ट आईएमपी। रक्तदाब किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता है रक्तदाब किसे कहते हैं, और इसका मान कितना होना चाहिए वो भी आपको पता है। वाष्प उत्सर्जन और लस्सी का पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ। तो ये जो है ना मानव रुधिर की नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने की क्रियाविधि, मोस्ट आईएमपी है, पढ़ के जाना। अब अगले चैप्टर, छठा चैप्टर आ गया आपका। छठा चैप्टर अपन देख लेते हैं, फिर ये 6 चैप्टर करवा देता हूँ अगले वीडियो में। 6 और मैं आपको चैप्टर करवा दूंगा, सारों का रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। गंध का पता लगाने वाली ग्राही है, कौन सी ग्राही है, तो आपको घ्राण ग्राही है। नर जनन तंत्र हार्मोन कौन सा होता है, तो नर जनन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, मादा जनन में एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, आप सभी को पता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो आप सभी को पता है मैरा रज्जु में बनते हैं। ठीक है, आगे आओ। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो रोग हो जाता है ना आपको, कौन सा हो जाता है मैं बता देता हूँ, गेंगा और गोइटर रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है भाई, गेंगा गोइटर रोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आप सभी को पता है मधुमेह रोग।
और मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क में कहाँ पाया जाता है? पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। सारे एपिसोड को एक बार नज़र बार निकाल देना, बाकी मैं जो बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आगे आ जाओ। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है? तो कपाल तंत्रिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती? कपाल तंत्रिकाएं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक नंबर वाले सारे देख के जाना। बड़ों में से कौन सा बन रहा है जो वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मोस्ट आईएमपी तो प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूरॉन के भाग देख लेना, कार्य देख लेना, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं देख लेना, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ लेना। ये वृद्धि हार्मोन होता है, शरीर के सभी अंगों को वृद्धि में प्रेरित करता है और इसका रोग होता है बौनापन, ठीक है। आगे आ जाओ। संकटकालीन परिस्थितियों में का जो हार्मोन है वो एड्रिनल हार्मोन है। कौन सा? एड्रिनल हार्मोन। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो अगले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं साथ से आपको बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर, इसलिए फिर आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं।